Welcome to Think Like UPSC. Earlier we have finished our ancient literature, languages, and now let's deep dive into medieval literature. So सबसे पहले उसी तरह से करेंगे जैसे हमने किया है earlier भी कि टाइम फ्रेम देखेंगे, फिर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए उसको पॉइंट वाइज देखेंगे, फिर वो हमारे लिए करंट में कितना रिलेवेंट है. सो व्हाट्स इज रेलेवेंस इनटू दिस करंट सिनेरियो. तो वी विल सी एवरीथिंग इन डेप्थ. सो फर्स्टली उसका जो टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड जो होता है टाइम का, दिस इज द टाइम फ्रेम इज 1200 to 1700 CE. तो बेसिकली यू कैन से फ्रॉम 8 to 18 सेंचुरी. तो यहाँ पे की डेवलपमेंट्स किस तरह से स्टार्ट होते हैं, जैसे हमने देखा नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे ये की हाईलाइट्स हो रखे हैं. पर लेट्स dive deep into the subject. सो बेसिकली हियर यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, क्रोनोलॉजी समझते हैं कैसे आती है मेडिवल लिटरेचर में, यहाँ कैसे कैसे डेवलपमेंट होते हैं. सबसे पहले देखते हैं राइज ऑफ दिल्ली सल्तनत होती है और कहाँ तक चलता है, मुगल एम्पायर तक चलता है. तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, स्प्रेड ऑफ इस्लाम एंड पर्शियन लिटरेचर स्टार्ट होगी. क्या चीज़, इस्लाम एंड पर्शियन लिटरेचर. लेट मी डार्कन इट, डार्क कलर, डन. ओके तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या चीज़ वो स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर. एक सेकेंड, इस्लाम और क्या आएगा, पर्शियन. तो इस्लाम एंड पर्शियन कल्चर यहाँ पे फैलने लगेगा, स्प्रेड हो जाएगा. एंड तो रीजनल किंगडम लाइक जैसे विजयनगरा है, मराठा है, राजपूत हैं, तो भक्ति मूवमेंट यहाँ स्टार्ट होगा. भक्ति मूवमेंट में हम देखेंगे हिंदू जो रिलीजन है, तो यहाँ पे हिंदूज में रिफॉर्म आएंगे. एज वेल एज सूफी मूवमेंट क्या लेके आएंगे, इस्लाम मिस्टिक रिफॉर्म लेकर आएंगे. तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि लिटरेचर क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट्स लाइक सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल टेंशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग दिस एरा. तो हम इसमें क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे, जैसे आंसर में भी अगर आता है ना, वी विल सिंपली राइट डाउन दिस रिलीजियस एंड डिवोशनल लिटरेचर, रिलीजियस एंड डिवोशनल फर्स्ट टॉपिक हो गया हमारा. ठीक है, सेकेंड फिर हम रिलीजियस एंड डिवोशनल लिटरेचर में वी विल कोट कि हम कैसे कि रिलीजियस लिटरेचर में हम देखते हैं यहाँ पर ये आती है, मीराबाई आती है. ठीक है, तो ये लिटरेचर क्या, इनका क्या रहेगा, डिवोशन टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स लव, टुवर्ड्स इक्वालिटी, एंटी कास्टिज्म वगैरह हमें देखने को मिलेगा. तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे रीजनल वर्नाकुलर्स स्टार्ट होंगे, जो कि हिंदी, मराठी और तमिल में, जैसे हिंदी में हम देखते हैं कि सब भाषाज आती हैं उसकी, जैसे कि आपकी मैथिली देखने को मिलेगी इस टाइम पे, और इस टाइम पे ब्रज भाषा देखने को मिलेगी, और एज वेल एज अवधी में भी रिटन फॉर्म दिखेंगी आपको, खड़ी बोली, हिंदी की खड़ी बोली. तो ये सब क्या है, हिंदी की क्या है, हिंदी की सब भाषाएं हैं. तो हिंदी की सब भाषाओं में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, टेक्स्ट मिलेंगे. तो ये क्या हो गया, हिंदी, मराठी, तमिल, इवन बंगाली. तो ये क्या है, आपके वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में या लिटरेरी फॉर्म्स दिखाई देंगे. जैसे नदर्न इंडिया में निर्गुणा एंड सगुना एक तरह का ट्रेडिशन है, जहाँ पे हम बोलेंगे कि सेंट आएंगे, यहाँ पे गॉड एज अ की फीचर रहेगा. तो यहाँ पे लाइक निर्गुण में आपके कबीर हैं, नानक हैं, फॉर्मलेस. तो बेसिकली ये किससे बोलेंगे, हिंदी. एंड पंजाबी में लाइक पंजाबी बेसिकली लाइक शगुना में क्या है, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, रामा है और कृष्णा, और अवधि भाषा ब्रज एंड डिवोशनल, ये पर्सनल डिवोशन दिखाई देगा यहाँ पे, भक्ति संगीत एंड ऑल ये फ्लरिश होगा. तो एग्जाम्पल में हम यहाँ कोट कर सकते हैं, द लिटरेचर ऑफ द कबीर एंड द तुलसी वॉजंट जस्ट अ पोइट्री, वी कैन से इट वॉज अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द ऑर्थोडॉक्सी. एंड इन सदर्न इंडिया अलवर्स एंड न्याराज, तो अलवर्स एंड न्याराज ये आते हैं आपके 6 to 10th सेंचुरी. 6 to 10 तक अलवर्स एंड न्याराज थे. अलवर्स होते हैं जो कि विष्णु को डिवोटी होते हैं, न्याराज होते हैं जो आपके शिव के डाइटीज, शिव के डिवोटीज होते हैं. तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे तमिल टेक्स्ट लेकर आएंगे. किस टेक्स्ट को लेकर आएंगे, तमिल टेक्स्ट लेके आएंगे. ये भी यहाँ पे ऑर्थोडॉक्सियल रूल्स को क्या करेंगे, बाइकआउट करके एक नई फॉर्म लेके आएंगे, जहाँ पे लाइक कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस कर सकता है. यू डोंट नीड अ प्रीस्ट टू
प्रैक्टिस योर रिलीजन। ठीक है, तो बेसिकली अलवर न्यारा ये क्या है, दिव्य प्रधान। बेसिकली यहाँ पे अलवर्स का ये डिवोटी ऑफ विष्णु है, जो इनको हम बोलते हैं दिव्य प्रबंधम बोलते हैं। न्याना जो कि शिव के डिवोटीज हैं, जिनको तेवारम बोलते हैं। तो बेसिकली ये तमिल के टेक्स्ट लेकर आएंगे, जहाँ पे फाउंडेशन, ये फाउंडेशनल वैल्यू रखेंगे, जिससे वैष्णविज्म और शैविज्म का। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलेगा फॉर्मेशन ऑफ अ भक्ति स्कूल लाइक रामानंदा, वल्लभाचार्य। तो सूफी अभी हमने क्या किया, भक्ति मूवमेंट हमने अच्छे से कर लिया लिटरेचर में। तो हमने यार लिए लर्निंग क्या है, इसमें पर्सनल डिवोशन है, सोशल इक्वालिटी है, वर्नाकुलर है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ हमें मिली यहाँ पे। अब हम आते हैं कि सूफी लिटरेचर में हमें क्या क्या दिखता है। जैसे कि हमें ये पता है कि जैसे कि ये मंगोल इंडिया में आते हैं, टर्क्स एंड मंगोल्स इंडिया में आते हैं। जैसे टर्क्स एंड मंगोल इंडिया में एज अ रूल करने के लिए आते हैं, तो जैसे ही ये आते हैं तो इंडिया में क्या फ्लरिश कर जाता है, पर्शियन लिटरेचर फ्लरिश करने लगता है। बिकॉज जो दिल्ली सल्तनत है, सल्तनत में हमने देखा है राजा महाराजा चेंज होते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, पर्शियन आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ इंक्लिनेशन देखने को मिलेगा। इसी तरह से हमें लिटरेचर में भी देखने को मिलेगा। तो लिटरेचर में पर्शियन पोइट्री हमें, जैसे जब भी पर्शियन पोइट्री यहाँ पे जिस टाइम से स्टार्ट होती है, ये जब आती है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे उर्दू एक एज अ लैंग्वेज उभर के आती है, प्लस हिंदावी एक और लैंग्वेज आती है, हिंदावी। ठीक है, और पर्शियन। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेज बोली जाती हैं। पर्शियन जो हमारी सिर्फ और सिर्फ कहाँ बोली जाती है, कोर्ट में बोली जाती है। और हिंदावी जो मिक्सचर लाइक सोल्जर्स जो है, उनको यहाँ पे जो पहले सोल्जर्स थे ऑलरेडी, उनको सिर्फ हिंदी आती थी, एंड पर्शियन का मिक्सअप करके हिंदावी हो गया। एंड दिस इज उर्दू एक न्यू फॉर्म ऑफ लैंग्वेज आ जाती है, जो कि सब कॉन्टिनेंट, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में ही आती है। ठीक है, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में आती है। और इसके बाद में हमें क्या देखने को मिलता है कि ये भी ना एक इनकी भी कोर थीम होती है। क्या क्या कोर थीम होती है, डिवाइन लव, वननेस ऑफ गॉड, ठीक है, एज वेल एज डिटैचमेंट, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो इनकी ये कोर थीम इसी पे काम करते हैं। तो पर्शियन लिटरेचर में हमें जैसे सूफी राइटर्स मिलेंगे, अमीर खुसरो, ये तूती नामा इन्होंने लिखा है, रिडल्स लिखी हैं इन्होंने काफ़ी, जैसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ हिंदावी लिटरेचर है। और इन्होंने कब्बाली, और इवन कब्बाली एज अ ट्रेडिशन आता है, आज भी कब्बाली काफ़ी बड़े स्केल पे गाई जाती है और समझी जाती है, बोली जाती है, ट्रेडिशन है। लाइक बाबा फरीद, हिज वर्सेस एंटर हो जाते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में। एंड इन बुल्ले शाह एंड शाह लतीफ़ एंड पंजाबी एंड सिंध पोइट हैं हमारे, प्रीचिंग टुवर्ड्स अ टॉलरेंस। ठीक है, फिर कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है कि सिंथेसिस किसको करते हैं, हिंदू मुस्लिम ट्रेडिशन को सिंथेसिस करते हैं। और एक और चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ इनकी क्या है पर्शियन लिटरेचर की, यहाँ पे ना ट्रांसलेशन होता है किसका, महाभारत का, गीता का, रामायण का, ये ट्रांसलेशन करते हैं किसमें, पर्शियन लिटरेचर, पर्शियन लैंग्वेज में। तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है, इनका टॉलरेंस लेवल बहुत अच्छा है, यूनिटी है, डिवाइन लव है। तो ये हमें लर्निंग मिली यहाँ से। अगला क्वेश्चन है इस पर्शियन लिटरेचर पे, यूपीएससी ने 2020 में दे हैव इवन आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन दिस। एंड द कोर्ट लिटरेचर हमने देखा यहाँ पे क्या है, दे हैव आस्क्ड लाइक पर्शियन एज अ लैंग्वेज यूज होती है कोर्ट में। और सिख लिटरेचर अगर हम बात करते हैं, सिख लिटरेचर लाइक गुरु नानक जो हमारे गुरु गोविंद सिंह है, तो इनकी जो लैंग्वेज रहेगी गुरुमुखी रहती है इनकी। गुरु ग्रंथ साहिब एक तरह का क्या है, कलेक्शन ऑफ भक्ति सूफी सेंट, सूफी एंड द सिख हाइम्स। तो यहाँ पे थीम किस तरह की है, मोनोथेसिस है, इनर प्योरिटी की बात करते हैं हम, एंटी कास्टिज्म है, सेकुलर है, एंड एज वेल एज अ कोर्ट लिटरेचर है। तो पर्शियन लिटरेचर जो आती है यहाँ पे, ये कोर्ट में ना काफ़ी लाइक कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है। जैसे इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इस तरह से ही पर्शियन लिटरेचर क्या है, पर्शियन लैंग्वेज क्या है, कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाती है, दिल्ली सल्तनत से लेके मुगल तक, दिल्ली सल्तनत में भी और मुगल में भी। तो हमारे यहाँ ऑथर जैसे हम देख सकते हैं, कुछ ऑथर नामी ग्रामी हमें पता होने चाहिए, लाइक एल बुरनी, इन्होंने क्या लिखा था, किताबुल हिंद, एंड क्या चीज़, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया बताई थी इन्होंने, क्या पढ़ा क्या था इसमें, बताया क्या था, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ इंडिया। अमीर खुसरो नू शिफरी एंड रिडल्स लिखी थी, फादर ऑफ उर्दू हिंदावी ब्लेंड बोलते हैं इनको। एंड ज़ैनुद्दीन बुरानी, ये है हमारे तारीख फिरोज़ा शाही एंड पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में लिखेंगे। अबुल फाजी अकबरनामा लिखते हैं, एन अकबरी, मुगल पॉलिसी में एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। तो अकबर के टाइम पे ना, जो हमने देखा ना, अकबर के टाइम पे ना काफ़ी फ्लरिश रहेगा आर्ट एंड लिटरेचर। तो लिटरेचर में क्योंकि अकबर को काफ़ी इंटरेस्ट था किताबें पढ़ने का, तो इस टाइम पे हमने काफ़ी लाइक ट्रांसलेशन भी देखेंगे। प्लस अकबर हर कल्चर में भी काफ़ी इंटरेस्ट लेता है, तो हर किसी राजा महाराजों को लाइक जो भी कोई रिलीजियस प्रीचर रहेगा तो वो उसको रहेगा नहीं अकबर शायद अब से हमारा रिलीजन अपना लेगा, तो ऐसा नहीं था। बट वो क्या था, वो सबको ना पढ़ना चाहते थे। दैट वॉज हिज लव टूवर्ड्स लिटरेचर।
तो वो पता लगता है उससे। तो यहाँ पे बट हुमायूं तक सब कुछ सही चल रहा है, हुमायूं से शुरू होता है, हुमायूं बाबर सब शुरू चलते 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 फ्लरिश रहेगा। बट जैसे ही औरंगजेब आता है ना, औरंगजेब के आते ही सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बिकॉज औरंगजेब एक तरह का डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन था, हु डजंट वांट टू, उसको इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, आर्ट लिटरेचर में कोई मतलब नहीं था उसे। तो इस तरह से ये स्टडी फ्लरिश होगा। तो इसके बाद में हमने बाबर, एक सेकेंड, सॉरी, आई होप यू वोंट माइंड। तो हम कहाँ थे, हमने देखा कि किस तरह से टॉलरेंस लेवल था यहाँ पर, और जो अकबर ने, जो अबुल फजल बेसिकली अकबरनामा लिखा जाता है यहाँ पर। तो उर्दू लिटरेचर हमारा यहाँ से फिर क्या है, इसके बाद में जो आपका बाबरनामा है ना, जो बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द एमिनेंट वन। तो बाबरनामा जो है ना, रिटर्न किस में लिखा गया, टर्किक में लिखा गया इंस्टेड ऑफ पर्शियन। तो यहाँ पे इससे क्या पता लगता है, टॉलरेंस लेवल पता लगता है। और इसके बाद में हमारा उर्दू लिटरेचर है, उर्दू लिटरेचर हमारा किस तरह से फ्लरिश रहता है, इसको भी देख लेते हैं एक बार कि उर्दू लिटरेचर हमारा मिडिवल पीरियड में स्टार्ट होता है। हमने देखा हिंदावी प्लस पर्शियन प्लस अरेबिक का मिक्सचर है, जहाँ पे हमें गज़ल, कव्वाली, मुशायरास, आपने अगर नोटिस किया हो कभी, पार्टिसिपेट किया हो तो कव्वाली तो आई थिंक सबने सुनी है, बट गज़ल्स भी सबने सुनी होंगी, पर मुशायरा शायद उतने नहीं देखे होंगे। बट जैसे कि काफ़ी कॉन्सर्ट वगैरह होते रहते हैं, लाइक आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अर्ली राइटर्स जो रहते हैं ना, जैसे वाली दखनी, सिराज औरंगाबादी, तो ये क्या है, रीजनल वर्नाकुलर लैंग्वेज में लिटरेचर में लेकर आते हैं। तो ये बूम पर रहता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि मिडिवल, जब मिडिवल आपकी लिटरेचर है, तो मिडिवल लिटरेचर में सबसे ज्यादा बूम पर क्या रहती है, रीजनल वर्नाकुलर लिटरेचर बूम पर रहती है। तो यहाँ पे लैंग्वेज, जैसे हिंदी में आते हैं, कौन कौन से कवि आते हैं हिंदी में, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। और भक्ति क्या है, इन्होंने क्या किया, भक्ति, सोशल रिफॉर्मर, एज अ कृष्णा भक्ति। मराठी में क्या, दानेश्वर आते हैं, तुकाराम, और अभंगा स्टाइल एंड वरकारी ट्रेडिशन, तमिल कंबम, एंड डिवोशनल एपिक पोइट्री लेकर आते हैं, कन्नड़ा, वासवाना, अक्का, महादेवी, लिंगायत। तो ये इस तरह बंगाली में जैसे आपकी चंडीदास, चैतन्या, वैष्णविज्म, डिवाइन लव, तेलुगु एंड ऑल उसमें आता है हमारा। तो इसमें हमें क्या है, क्या दिखता है, पंजाबी जैसे गुरु नानक, बाबा फरीद, रिलीजियस हार्मनी के बारे में बात करते हैं। असामीज में आपकी श्रीमंता शंकरादेवा, जो कि कीर्तन घोषा के फॉर्म में माने जाते हैं। तो हमने क्या देखा, वर्नाकुलर लिटरेचर यहाँ पे बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेशनल बिल्डिंग एज वेल एज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी इन मॉडर्न टाइम्स में। ये मॉडर्न कंटेक्स्ट में ये लर्निंग है हमारे लिए। तो हमने ये देखा क्या क्या हमारे लिए क्या क्या लर्निंग है इसमें, डिवोशन, सोशल इक्वालिटी के बारे में बात कौन करता है, रविदास, कबीर एंड गुरु नानक। तो और सिंक्रेटिज्म के बारे में क्या है, सूफी सेंट फ्यूजन है, खुसरो एंड बुल्ले शाह। और कल्चरल सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है, हिंडावी एंड पर्शियन ब्लेंड का, एज वेल एज इमर्जेंस ऑफ उर्दू दिखाई देता है, वर्नाकुलर एक्सप्रेशन दिखाई देता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि असर्शन ऑफ क्या, लोकल आइडेंटिटी, जहाँ पे तमिल, मराठी, असामी, बंगाली यूज होती है। तो एंटी रिचुअलिज्म के बारे में भी बात करते हैं। तो इम्पैक्ट क्या रहता है इसका मिडिवल लिटरेचर का, इन आज की, जैसे कि बर्थ ऑफ रिलीजियस रीजनल आइडेंटिटी स्टार्ट होती है। पहले क्या रीजनल आइडेंटिटी नहीं थी, अब रीजनल आइडेंटिटी हो जाती है, जहाँ पे कव्वाली, भजन, वाचना, अभंग वगैरह बोली जाती है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्या देखना है, लिजिटिमाइज कर देता है रूलर्स को, कोर्ट्स, पोइट्स एंड किसको, क्रॉन्सिसीज को। तो यहाँ पे सपोर्ट क्या करेंगे, पॉलिसीज जैसे अकबरनामा में हमें, और सुले कुल में हमें दिखाई देता है कि अकबर की जो पॉलिसीज को उसको सपोर्ट मिलता है काफ़ी, अकबरनामा में हम देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन में। और रिजेक्ट क्या, किस चीज़ को रिजेक्ट करता है, सोशल में, सोसाइटी में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है, एज वेल एज क्या सोसाइटी में वुमेन का पार्टिसिपेशन, जहाँ पे जैसे मीराबाई, अक्का महादेवी आती हैं, जो क्या करती है, प्रमोट करती है वुमेन पार्टिसिपेशन को। भक्ति मूवमेंट पे हमें ये फ्लरिश दिखेगा काफ़ी। और इसके साथ में हमने क्या देख लिया, अब हम क्या बता सकते हैं, अब हम बोल सकते हैं इस तरह से, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, हमको बोलेंगे कि ये जो लिटरेचर है ना मिडिवल वाली, क्या है, 8 to 18 है, ठीक है। और क्या क्या देखने को मिला इसमें, पहला
रिलीजियस लिटरेचर है, प्लस क्या है, सेकुलर है, ठीक है। रिलीजियस में क्या क्या आ गए, भक्ति, ठीक है, सूफी सेंट्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और सेकुलर में क्या है, पर्शियन, ठीक है। पर्शियन में हम जितने राइटर्स हैं उनको डाल सकते हैं। भक्ति में क्या है हमारे, कबीर, मीराबाई, और ये सूफी में खुसरो, फरीद, ठीक है। और इसमें पर्शियन में फजल बुरानी वगैरह, ये पर्शियन में आ जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम ये डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और इसके साथ में अब हम थोड़ा सा और भी डेप्थ में देख लेते हैं इसको। अब जब हम इसको डेप्थ में देखते हैं ना, तो पहले ना एक बार इसको इरेज कर देते हैं सारा, फिर एक बार देखते हैं कि हिंदी किस तरह से फ्लरिश होती है और किस तरह से उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आपको सबको पता है कि हिंदी आपकी जो इवॉल्व होती है 7 से 14 सेंचुरी में इवॉल्व होती है, बिकॉज 7 टू 14 सेंचुरी इवॉल्व होती है एडी में, ठीक है, 14 सेंचुरी एडी में। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इट मस्ट लाइक बेसिकली अभ्रयभंसा, बेसिकली इट्स लाइक अपने आप में भक्ति मूवमेंट पर इवॉल्व होती है, जहाँ पे हमने सब लैंग्वेजेस देखी थी, जहाँ पे लाइक दिस सूरदास एंड कबीर एंड रविदास दे यूज डिफरेंट लैंग्वेजेस। तो एज वेल एज यहाँ पे क्या रहेगा, पृथ्वीराज रासो हैं ये हमारे, क्या है, इन्होंने इनके बारे में ही हैज़ रिटन वॉट चंद बरदाई। तो इसमें हमें देखने को मिलता है कि अर्लीस्ट हिंदी पोएम्स हैं इन्होंने लिखी हैं, जो इन्होंने एक पृथ्वीराज चौहान उस टाइम पे रूलर थे उनके बारे में लिखा है। तो ही जस्ट ब्रॉट वॉट हिंदी एज अ लिटरेरी लैंग्वेज एज वेल एज वॉट ही स्टार्टेड डेवलपमेंट ऑफ अ हिंदी लिटरेचर। एंड हिंदी इन द मिडिवल एरा वॉज एज वेल एज करेक्टराइज बाय वॉट विरंगता कला, वीरंगत लाइक वीर गाथाएं जो होती है ना, लाइक राजा महाराजा द्वारा जो लड़ाई जीती जाती हैं, तो दैट्स व्हाट वीर गाथा कला उनकी बोली पोइट्रिक हीरोइक पोइट्री फॉर्म में लेकर आए। एंड राजपूत रूलर क्या कर देंगे यहाँ पे, पेट्रोनाइज करेंगे उस चीज़ को फॉर द अपने डेवलपमेंट्स को, एज वेल एज फ्यूजन ऑफ भक्ति मूवमेंट दिखाई देगा, जहाँ पे खड़ी बोली एज वेल एज ब्रज भाषा इज वेरी प्रेवलेंट इनटू द हिंदी लैंग्वेजेस, एज वेल एज तुलसीदास, कबीर एंड दीज वर द मेन इंपॉर्टेंट ऑथर्स। जहाँ पे तुलसीदास जो जनरली लिखते हैं किसमें, ब्रज भाषा में लिखेंगे विद अ मिक्सचर ऑफ अ पर्शियन एज वेल एज हिज own text, and he wrote that रामचरितमानस is a famous text, और ये orally भी गाई जाएंगी, बोली जाएंगी, as well as we will see कि लॉर्ड कृष्णा के रिगार्डिंग डिवोशनल सॉन्ग्स जो गाए जाएंगे, लाइक सूरदास और जो सूर सागर में लिखते हैं, और मीराबाई शी ऑल्सो रोट एंड डिवोशनल सॉन्ग्स एंड भक्ति पोइट्री डेडिकेटेड टू होम, डेडिकेटेड टू कृष्णा। एंड वी विल इवन सी द मॉडर्न एरा में हिंदी इमर्ज करेगी एज अ मेजर लैंग्वेज इन नॉर्दर्न इंडिया, एज वेल एज वी विल अगेन सी द रिएक्शन ऑफ इंग्लिश एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन लिटरेचर। एंड कोलोनियल एरा क्या करेगा, ऑथर्स को स्टैंडर्डाइज लेट इंस्क्रिप्शन में बताएगा, जैसे कि संस्कृत क्लासिक एंड द प्रिवेलिंग नेशनलिस्ट फेवर को करेगा। एंड दिस लाइक वी विल सी कि लाइक भारतेंदु हरिश्चंद्र इन 1881 एंड वर्क अंधेरी नगरी में, अंधेरी नगरी बेसिकली सिटी ऑफ डार्कनेस, एंड भारत दर्शन ही कॉल्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न हिंदू लिटरेचर के, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, एज वेल एज अदर हिंदी राइटर्स, जहाँ पे हम महावीर प्रसाद को, द्विवेदी को देखेंगे, एज वेल एज मुंशी प्रेमचंद, एज वेल एज महादेवी वर्मा एंड ऑल। तो इस तरह से ये हिंदी यहाँ पे फ्लरिश होगी। एज वेल एज इसके बाद हम बंगाली लिटरेचर में अगर हम जाते हैं डीप में, तो बंगाली लैंग्वेज क्या एक डिवोशनल कैसे डेवलप होगी, यहाँ पर भी एफर्ट ऑफ भक्ति सेंट्स दिखाई देंगे, जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आएंगे 15th सेंचुरी में, और ये बताते हैं अंडर दिस कॉलोनियल रूल जो बैप्टिस्ट मिशन होता है प्रेस का, तो दैट वाज लाइक सिरमपुर नियर कलकत्ता में एक जगह है, जहाँ पे क्या करेगा 1800 में विलियम कैरे आएंगे, जो कि एक बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करेंगे किसके लिए, प्रेस के लिए। तो यहाँ से पब्लिशिंग बुक्स का पब्लिकेशन स्टार्ट होगा बंगाली ग्रामर में, एज वेल एज इंग्लिश बंगाली डिक्शनरी स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। और यहाँ से जैसे इंग्लिश बंगाली डिक्शनरी स्टार्ट होती है, तो इंग्लिश एंड बंगाली जर्नल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, मैगजीन्स आने स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज प्रेस आ जाती है यहाँ पर। फिर हम लेट 18th सेंचुरी में क्या देखते हैं कि विटनेस करेगा बंगाल किसको, रिनेसांस में मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, नेशनलिज्म मूवमेंट स्टार्ट होंगे, राजा राम मोहन राजा रॉय आ जाएंगे यहाँ पर। और रॉय को एज ए कंसिडर, रॉय इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ दिस बंगाल, एज वेल एज
फादर ऑफ न्यू रेनेसांस बोल सकते हैं, फादर ऑफ रेनेसांस बोल सकते हैं। एंड रोट क्या लिखेंगे बंगाली में। उसके बाद हमारे क्या आएंगे, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, जो क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, काफ़ी बुक्स पब्लिश करेंगे, काफ़ी बंगाली वर्क्स पब्लिश करेंगे। लेटर हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जाएंगे, और फिर ये शरत चंद्र चटर्जी एज वेल एज आरसी दत्ता, जिनको हम आरसी दत्ता को हम सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। एज वेल एज कंट्रीब्यूट क्या करेंगे, ये इमेंस डेवलपमेंट ऑफ बंगाली लिटरेचर का डेवलपमेंट देखेंगे हम यहाँ पे, जैसे लाइक पेंटिंग हो गई, या फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस दिखाई देगा बंगाली लिटरेचर में, जो एविडेंस हमें दिखते हैं आज की डेट में मिलती है। नेशनलिज्म मूवमेंट जो होता है ना, यहाँ से राइज होना स्टार्ट करता है। जैसे कि फॉर इंस्टेंस वी कैन से दैट वर्क बाय द सुब्रमण्यम भारती इन द तमिल एंड द काजी नजरुल इस्लाम, जो है बंगाली में, हैड पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स व्हाट एट द दिस कोर। तो यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी जो रहते हैं ना, ये आनंद मठ में डिजर्व करेंगे, क्या स्पेशल मेंशन करेंगे, वन नेशनल सॉन्ग, जिस पे वो हम वंदे मातरम इस क्या है, ये हमारा एग्जर्ट है टेकन फ्रॉम दिस नॉवल। रविंद्रनाथ टैगोर ये क्या करते हैं, ये बन जाते हैं आपके यहाँ से माने जाते हैं फर्स्ट इंडियन रिसीवर ऑफ द नोबेल प्राइज, ठीक है। तो लिटरेचर में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर को। और इसके बाद में ये क्या लिखते हैं, गीतांजलि, और ये द रिलीजियस मैन, और गीता बेन, और एकला चलो वाला, ये सब इन्होंने लिखा है। लाइक रविंद्र संगीत के नाम से जो आज की डेट में फेमस है। फिर हमने ये सब देखा। फिर 15th सेंचुरी में हमारे चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं, जो अगेन भक्ति सेंट एज वेल एज रिफॉर्मर माने जाते हैं बंगाल के। और क्या बोले जाते हैं, लाइक कृष्णा कल्ट एज वेल एज बंगाल फाउंडेड गुडियन विश्व वैष्णविज्म और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करेंगे ये। और कंडम किसको करेंगे, कास्ट। अब एक चीज़ हमारी कॉमन है भक्ति मूवमेंट में, कि सभी के सभी ना मेजॉरिटी कास्ट सिस्टम को क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, कि कास्ट सिस्टम नहीं है, दे विल बी डिवोशनल टुवर्ड्स अ गॉड, बट क्या है, कास्ट सिस्टम को क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, नहीं ये कास्ट सिस्टम ठीक नहीं है। अपने फॉर्म ऑफ रिलीजन लेके आएंगे, जहाँ सोशल रिफॉर्मर्स रिलीजियस रिफॉर्म लेकर आएंगे, ठीक है। तो ये हमने एक लर्निंग मिली कि इस मेडिवल लिटरेचर के अंदर में जितने भी सेंट्स आएंगे, जितने भी रिवॉल्यूशनरी आएंगे, जितने भी आइडियलिस्टिक पर्सन्स आएंगे, सभी के सभी क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। किसको, भक्ति मूवमेंट के अंदर में रिलीजन को क्रिटिसाइज करेंगे, रिलीजन की ऑर्थोडॉक्सियल पॉलिसी जो है उनको क्रिटिसाइज करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमने ये सब देख लिया, यही हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। फिर हमने ये देखा था कोर्ट की लिटरेचर में, कोर्ट में क्या क्या कौन सी भाषाएं यूज़ होती थी। अब थोड़ा सा ना उसको देख लेते हैं कि जो आपका है इम्पैक्ट क्या रहता है सूफ़ी सेंट्स का इंडियन कल्चर पे। तो इसमें देखने को हमें ये मिलता है कि सूफ़ी सेंट जो जिनको स्टार्टिंग में क्या है रिजेक्ट किया जाएगा सोशल डिस्टिंक्शन में, लाइक कास्ट, रिलीजन, तो ये क्या करेंगे, तो रिजेक्ट एविल प्रैक्टिस। कौन कौन सी, सूफी सेंट सती को भी रिजेक्ट करेंगे सूफी सेंट। दे विल ऑल्सो रिजेक्ट सती एज वेल एज क्या, एक और चीज कौन सी, अनटचेबिलिटी। तो सूफी सेंट्स सती प्रथा एज वेल एज अनटचेबिलिटी दोनों को ही रिजेक्ट करेंगे, और ये ट्राई करेंगे फर्टिलिटी ऑफ रिचुअलिज्म एज वेल एज सुपरस्टिशन, रिलीजियस रिफॉर्म। ये इंपॉर्टेंट एजेंडा रहेगा सूफी सेंट का। तो मतलब कि स्टार्टिंग में जो डेवलपमेंट की बातें करी गई थी अच्छी चीज़ों की, जैसे सती प्रथा लेटर ऑन बंद हुई है, अनटचेबिलिटी लेटर ऑन बंद हुई है, बट ये सूफी सेंट जिस टाइम पे है ना यहाँ पे, तो ये मिडेवल का टाइम है इस टाइम पे, और इस टाइम से ही ये लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इसका मतलब वो लोग कितने अच्छी, उनकी सोच कितनी अच्छी थी, अनटचेबिलिटी इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे थे, और हम फिर भी नहीं सुधरे। ये सोचो कि हम इस टाइम पे फिर भी नहीं सुधरते हैं, हम फिर भी इन एविल प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करते रहते हैं, और ये ट्राई करेंगे अपनी तरफ से काफ़ी लाइक फर्टिलिटी रिचुअलिज्म के बारे में, सुपरस्टिशन, रिलीजियस रिफॉर्म लाने के लिए एजेंडा रहेगा सूफी सेंट का। बट सम ऑफ द रूलर्स अडॉप्ट करेंगे लिबरल रिलीजियस पॉलिसीज़ के अंडर में, जैसे कि सूफी सेंट्स को फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखेंगे पास्ट में हिस्ट्री में हमने देखा भी है, जो अकबर है ना, ये प्रीचिंग टुवर्ड्स द सूफी सेंट सलीम चिश्ती के जो प्रीचिंग है उसकी तरफ फॉलो करेंगे। एंड हाउ एवर इसका क्या रहेगा, लॉन्ग इम्पैक्ट नहीं रहेगा सूफी सेंट्स का ऑन एंट्रेंचमेंट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द बोथ इस्लाम एंड हिंदुज़्म, ये लिमिटेड रहेगा। तो सूफी सेंट एंड अदर जो हमारे मेडिवल सेंट देखने को मिलते हैं यहाँ पे गैदर करेंगे एक साथ में पैट्रोनेज टुवर्ड्स द रूलर्स, एंड दे ऑल्सो फेल्ड, कहाँ पे फेल हो जाते हैं, एक्यूमुलेट करने के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल कैपिटल डिस्पाइट
persistent teaching, they failed in modifying और रिफॉर्म फेल हो रहे हैं ना, तभी तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं आती क्या, क्योंकि यहाँ पे फॉर इंस्टेंट आइडल वर्शिप चलती रहती है, एज वेल एज चाइल्ड मैरिजेस, सती, अनटचेबिलिटी कंटिन्यू रहती है, बिकॉज मिस्टिकल आइडियाज ऑफ सूफी सेंट क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं टू गैदर द इंटरेस्ट ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ द मासेस, क्योंकि मासेस को वो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं इन्फ्लुएंस करने में। तो दीज इनके जो मूवमेंट चलाए जाते हैं वो फेल हो जाते हैं, बिकॉज लोकलाइज इन द नेचुरल एंड लैक्ड इन द कॉमन विजन नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी, इस तरह से क्या है सबको मोटिवेट नहीं कर पाए। मेजॉरिटी किस में थी, रीजनल लैंग्वेजेस में थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब कुछ हद तक लिमिटेड स्टेट में रहेगी, बड़ी सती प्रथा तो ऑल ओवर कंट्री ही प्रैक्टिस की जा रही थी, और ये अनटचेबिलिटी सभी जगह था। तो ये क्या है, उसको एक वाइडर स्केल पर डेवलपमेंट, उस तरह का चेंजेस लाने के लिए आपको क्या है सब जगह काम करना पड़ेगा, वो नहीं हो पाया, तो इस तरह से क्या है डिक्लाइन हो जाते हैं। तो अपर क्लासेस जो होती हैं बोथ हिंदू में या फिर मुस्लिम में, ये क्या रहेंगे, रिमेन डिस्टेंट रहेंगे, दे वर नॉट, बिकॉज ये तो उनके इंटरेस्ट की बात नहीं रही ना। जब किसी के इंटरेस्ट की बात नहीं रही, अभी जैसे हम बोल रहे हैं लेबर लॉ आना चाहिए, मेजॉरिटली इस लेबर लॉ इससे किसको बेनिफिट मिलेगा, इस लेबर लॉ से जो मिडिल क्लास है या बिलो मिडिल क्लास है या जो पुअर सोसाइटी है उसको बेनिफिट मिलेगा। तो वाई गवर्नमेंट क्यों उसको, मेजॉरिटली जो पावर में जो जनता है, पावर में जो सत्ता में जो लोग हैं या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो इनको सभी को क्या है दिक्कत होगी ना इन सब से, एज वेल एज एमएनसीज एंड ऑल, सबको प्रॉब्लम होगी इससे लेबर लॉ, इसीलिए लेबर लॉ नहीं ला रहे। तो हम इसको इस वे में कंपेयर करके सीख सकते हैं कि लाइक मिडिल क्लास उस टाइम पे भी होगी ना, उस टाइम पे भी सती प्रथा और ये अनटचेबिलिटी वगैरह क्यों थी, उसका रीजन था यही था ना कि बस किसी भी तरह से क्रिटिसाइज करते रहे, वुमन डाउन ही जाती रहे, वुमेन को अपलिफ्टमेंट ना मिल सके, एज इसीलिए सती प्रथा रहे, वुमेन सिर्फ हस्बैंड के नाम से जानी जाए, तो हस्बैंड नहीं तो उसकी जिंदगी खत्म, वो खुद कुछ है ही नहीं। दैट्स व्हाट अनटचेबिलिटी इज ऑल्सो लाइक, अनटचेबिलिटी लाइक उनसे सारा घर का मतलब घर में आपके हाउस छोटे काम करने वाले जो लोग हैं वो आपके अनटचेबल ही होने चाहिए, बट आपके बड़े का, ताकि वो इंसान ऊपर ना बढ़ सके ना। दैट वाज अ डिफरेंस, एक डिफरेंस बनाए रखने के लिए जो अपर क्लास थी वो इसमें चेंजेस लाना नहीं चाहती थी, तो वही हमें देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ें हैं जो हमें आगे चल के सिस्टम में चेंज करनी है, और इतना हमने देख लिया अभी के लिए। और इसकी मैं आगे हम देख सकते हैं कि लैंग्वेज एंड लिटरेचर कॉलोनियल एरा में किस तरह से चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारे यूरोपियन आपने कॉलोनाइजर देखे होंगे जहाँ पे इंग्लिश फ्लरिश होगी, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज़। इंडिया में क्या, इंडिया में देखो डच आते हैं, फ्रेंच आते हैं, पोर्तुगीज़ भी आते हैं, इंग्लिश भी आते हैं, बट दे ओनली इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज इंडिया में। तो यहाँ पे इंडियन लैंग्वेज क्या रहेंगी, न्यू फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस आएंगी यहाँ पे, लाइक क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर, एज वेल एज व्हाट क्या यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रिंटिंग प्रेस देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमें बुक्स, जनरल, न्यूज़पेपर इन इंडिया दिखाई देगा। तो प्रेस का जो हमें क्रेडिट देंगे ब्रिटिशर्स को देंगे, ठीक है। इसके बाद दे ऑल्सो इस्टेब्लिश फॉर द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जहाँ पे इन्होंने सिविलाइजेशन जिसको ये बोलते हैं, और जहाँ पे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में इन्होंने मेजॉरिटली क्या इंग्लिश में लैंग्वेजेस करी थी, इंग्लिश कॉलेजेस खोले थे यहाँ पर, क्योंकि दे वॉन्ट वॉट कि इंडियन बाय ब्लड होने चाहिए, बट क्या होने चाहिए, इंग्लिश होने चाहिए, टेस्ट से इंग्लिश होने चाहिए। तो दैट्स व्हाट, तो यहाँ पे क्या है क्रिश्चियनिटी को स्ट्रेंथन होगा कॉलोनियल रूल में। और हमारे पास में क्या देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल यू कैन से दादा भाई नौरोजी, ही रोट अ बुक ऑन व्हाट पॉवर्टी एंड basically this is what poverty and this is I don't remember क्या था ये, या पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली टू एक्सपोज व्हाट, टू एक्सपोज द इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ फ्रॉम इंडिया। क्योंकि क्या करते ब्रिटिशर्स, इंडिया में क्या है, इंडिगो प्लांटर्स, यहीं से सब कुछ यहीं से खरीदना है, यहाँ से क्या है, और यहाँ जरा सा पैसा देना है, बाहर ले जाके बेचना है, और वहाँ से बनवाना है, अपनी कंपनी से बनवाना है और आके इंडिया में बेचना है। तो उसके बाद में कैसे क्या है, डबल तरह से, दो तरह से इकोनॉमिक ड्रेन हमारी कंट्री से क्या है, पैसा लूटा जा रहा है। तो ही रोट ऑन दिस एंड तो नंबर ऑफ यहाँ पे जनरल्स, न्यूज़पेपर स्टार्ट होंगे डिफरेंट नेशनल कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए। तो यहाँ पे इसका काफ़ी बड़ा रोल रहेगा प्रेस का, ठीक है। जैसे केसरी न्यूज़पेपर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, एंड इंडियन लिटरेचर यहाँ से
वो काफ़ी असेंशियल टूल एज अ इंडियन ड्यूरिंग अ इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मूवमेंट यूज़ होगा, एंड दिस इवन लेड टू द पैरेलल डेवलपमेंट ऑफ अ रीजनल लिटरेचर। ठीक है, तो इतना हमारे लिए, इतना ही इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। एक और चीज़ हम देख लेते हैं जो उसमें नहीं बताई है, आई थिंक मैंने शायद से नहीं है, इसमें नोट्स में भी नहीं है शायद से। हाँ, एक चीज़ ये है, वैसे तो ये आप पढ़ोगे GS2 में, बट फिर भी हम इसको यहाँ पे भी कवर कर लेते हैं। दैट्स गुड कि इससे हमारा रिवीजन ना काफ़ी हॉलिस्टिकली हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं व्हाट इज़ दैट्स, दिस इज़ योर ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा आर्टिकल किस में आता है, पता होगा सबको, आई होप सो। हाँ पता है, सबको पता है यार, इजी है। 343 आर्टिकल 1 में आता है, ये जो हमें बताता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन गवर्नमेंट इन हिंदी और रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट। कौन सी स्क्रिप्ट में? देवनागरी स्क्रिप्ट में। तो जहाँ पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है स्टेट को, दे कैन चूज देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस फॉर द स्टेट लेवल कम्युनिकेशन। जैसे स्टेट लेवल की जो कम्युनिकेशन होते हैं, जैसे कि यूपी की स्टेट गवर्नमेंट है या महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट है, दे कैन चूज देयर ओन लैंग्वेज, पर वो लैंग्वेज ऐसे नहीं कोई भी होनी चाहिए। लाइक मैं यूपी के, सपोज आप में से कोई ना लाइक यूपी में लैंग्वेज मिनिस्टर हो और आपने बोला कि नहीं यूपी में ना आपसे सिर्फ और सिर्फ मैथिली होनी चाहिए, या मतलब मैथिली सॉरी यूपी में बोली नहीं जाती, ब्रिज भाषा होनी चाहिए, पर ब्रिज भाषा हमारी उन 22 लैंग्वेज में से नहीं आती है, ऑफिशियल लैंग्वेज में से। ठीक है, तो हमें क्या है 22 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से ही हमें कोई भाषा चुन सकते हैं, कोई भी नहीं चुन सकते। वी कैन ओनली चूज 22 ऑफिशियल फ्रॉम दीज 22 ऑफिशियल लैंग्वेज। इसीलिए यूपी की जो आपने अगर यूपी की वेबसाइट पे जाओगे या यूपी PCS का किसी ने फॉर्म भरा होगा तो मेजॉरिटली दे पब्लिश देयर फॉर्म इन हिंदी। सो क्योंकि वो उन्होंने चूज़ किया है कि दे कैन यूज़ हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यूपी के एडवर्टाइजमेंट वगैरह ना यूपी सरकार के काफ़ी हिंदी में दिखाई देंगे आपको, एज वेल एज अगर आप जाओगे तमिल में भी, तेलुगु में दिखाई देते हैं, बंगाली कोलकाता गवर्नमेंट के बंगाली में दिखाई दे देंगे, गुजराती में दिखाई देंगे। तो ये क्या है, दे हैव अ चॉइस, स्टेट हैव देयर ओन चॉइस टू चूज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज एज वेल एज दे कैन यूज इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, ताकि दूसरों लोगों को भी समझ में आ जाए ना। तो हमारा ये है किस लैंग्वेज में, हमारी जो 8th शेड्यूल में आती है, कौन से शेड्यूल में आती है, दिस कम्स इनटू 8th शेड्यूल। तो अब हमने देख लिया ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी कौन सी आर्टिकल में आती है, 343 पार्ट 1 में आती हैं। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 8th शेड्यूल में आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं, असमी, हिंदी, मलयालम, पंजाबी, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ा, मराठी, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी और उड़िया, तमिल। सिंधी ऐड होती है हमारी 21st अमेंडमेंट में एक्ट 1967 से, और कोंकणी हमारी ऐड होती, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 71st अमेंडमेंट में होती है। बोडो, मैथिली, डोंगरी, बोडो, मैथिली, डोंगरी ये हमारी लेटेस्ट 2003 में ऐड होती हैं, 2003 में, तो ये लेटेस्ट है हमारी। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखेंगे, क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया देखेंगे। क्लासिकल लैंग्वेज जो है हमारी इंडिया की, जो 2004 में गवर्नमेंट ने बोला था कि क्लासिकल लैंग्वेज भी होनी चाहिए, जहाँ पे इंडिया के डिफरेंट लिंग्विस्टिक को हम मतलब प्रिजर्व करने के लिए लेकर आए। क्राइटेरिया ऑफ द लैंग्वेज क्या होना चाहिए, क्लासिकल लैंग्वेज क्या होना चाहिए, हाई एंटिक्विटी ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट, जिसमें हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री में देखेंगे 1500 टू 2000 ईयर्स तक का रिकॉर्डेड टेक्स्ट होने चाहिए। बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर कुछ मिलना चाहिए, टेक्स्ट मिलना चाहिए, कंसिडर वैल्यूएबल हेरिटेज दिखनी चाहिए उसमें, और क्या लिटरेरी ट्रेडिशन होने चाहिए फ्रॉम कहाँ से, बीइंग ओरिजिनल नॉट बोरोड फ्रॉम द अनदर स्पीच कम्युनिटी। ठीक है, और एक और क्राइटेरिया क्या बोला था, उन्होंने बोला था कि क्लासिकल लैंग्वेज जो है ना, जो होगी, जिसको हम बोलेंगे दैट इज व्हाट अ लिटरेचर, उसका होना चाहिए मॉडर्न, डिस्टिंक्ट होना चाहिए मॉडर्न कल्चर से, एंड देयर में ऑल्सो मे बी अ कंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म ऑफ ऑफशूट। तो यहाँ पे हमारा जैसे तमिल वॉज द फर्स्ट वन, तो तमिल यहाँ पे फर्स्ट वन थी 2014 में, जहाँ पे फॉलो की गई तेलुगु एंड कन्नड़ा से 2008 में, और मलयालम 2013 में, सॉरी, एंड उसके बाद फिर संस्कृत हमारी 2005 में।
2005 में हमने क्लासिकल लैंग्वेज बोल दिया संस्कृत को एंड उड़िया को 2014। तो लेटेस्ट हमारी क्लासिकल लैंग्वेज में हमारी उड़िया है, दैट वाज इन 2014, और 2005 में सेकेंड लेटेस्ट हमारी रही है 2005 में क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत। ठीक है, तो हम अब क्लासिकल लैंग्वेज को प्रिजर्व करने की बात करेंगे यहाँ पर, और इसके साथ में हम क्या है एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया में, ऋग्वेदा में वगैरह में, जिसमें हम देखेंगे लाइक संस्कृत में हमारे काफ़ी टेक्स्ट मिलेंगे, और तो वही सब है इसमें, और इसमें और कुछ इतना है नहीं जो हमें मिडिवल में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। मिडिवल लिटरेचर में या लैंग्वेज एंड लिटरेचर में जो हमें ज़रूरी है हमने इतना काफ़ी कर लिया। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ रही हैं जो हम देख सकते हैं, जैसे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, और जो कहाँ रही थी तक्षशिला एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो कहाँ लोकेटेड रही है, नॉर्थ वेस्टर्न गेटवे ऑफ कहाँ का इंडिया का, जहाँ पे तमिल तक्षशिला इमर्ज रहेगी, कैसे कॉस्मोपॉलिटन सेंटर रहेगा, काफ़ी रिच यूनिवर्सिटी रही थी इन कंपैरिजन से नालंदा से, जहाँ पे तक्षशिला क्या रहेगी, लेक्ट रहेगी, फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में लेक्ट करेगी। तो रेगुलेशन ऑफ रिवेन्यू सिस्टम नॉल गुप्ता पीरियड में, इम्पालास में, ये आप खुद से देख लेना एक बार, बिकॉज इसमें से इतना रिलेवेंस नहीं है, बट फिर भी देख लेना एक बार, कंपैरिजन देखना है। क्या देखना है आपने घर से, कंपैरिजन बिटवीन तक्षशिला एंड नालंदा। कंपैरिजन देखना है तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी का। ठीक है, दैट्स व्हाट मैटर। और इससे इतना कुछ अभी तक तो यूपीएससी ने पूछा नहीं है इस पे, पर तक्षशिला पे 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था, तक्षशिला और नालंदा शायद से। तो एक बार इसको ना, ओल्डर यूनिवर्सिटी है तो इससे लर्निंग क्या क्या है एक बार देख लेना। नहीं समझ में आए, यू कैन जस्ट पेन डाउन अ कमेंट, आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल्सो इफ़ यू नीड। आई थिंक कि आप कर लोगे, इतने तो जीनियस हो यार, इतना तो करोगे, थोड़ा थोड़ा तो खुद से भी करो बस। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू डू दिस तक्षशिला एंड नालंदा कंपैरिजन इनका कर लो, और ये कैसी यूनिवर्सिटी थी, क्या थी। ठीक है, बाकी आपको मैंने मिडिवल लिटरेचर पूरा इन डेप्थ शॉर्ट में समझा दिया है कि जो हमारे लिए रिलेवेंस है एग्जाम के लिए, और इसके बेसिस पे जैसे अभी हमने भक्ति मूवमेंट किया था, भक्ति लिटरेचर किया था, इसका ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन डाला होगा मैंने शायद से, सदर्न इंडिया, ओके, भक्ति, हाँ ये रहा, लुक एट दिस क्वेश्चन। देखो उसमें हमने वही चीज़ डाली है, इवेल्यूएट द नेचर, 2021 का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन है बेसिकली नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड द कंट्रीब्यूशन इन इंडियन लिटरेचर। वही बोला 16th-17th सेंचुरी फ्लरिश हुई थी, और कौन कौन आए थे ये बताया हमने। सोशल रिफॉर्मर रहे, सोशल डिवोशन एंड द सोशल रिफॉर्म की बात करेंगे। नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर क्या रहा है वो सारा एक्सप्लेन किया। ओरल लिटरेचर, ओरल लोकल, ओरल भी रहा है, कंपोज भी किया गया है लोकल एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज में, ओरल ट्रांसमिशन रहे हैं, सॉन्ग्स एंड कुपलेट्स एज वेल एज दिस इज लाइक दोहास एंड वर्सेस, एंड डिफरेंट पर्सनल कनेक्शन रहे हैं विद द डिवाइन, जहाँ पे अपोज रिचुअल्स एंड प्रीस्टली डोमिनेंस। और क्योंकि प्रीस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो गए थे, लाइक हमें इतना दान चाहिए, ये चाहिए, तो इसकी वजह से उन सब चीज़ों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, उसको हटाया गया। और एज वेल एज लव, सरेंडर, इक्वालिटी के बारे में बात करें, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर में क्या रहा है, सोशल रिफॉर्म की बात करेंगे, प्रमोशन ऑफ द रीजनल टेक्स्ट लैंग्वेजेस की, एज वेल एज स्पिरिचुअल सिंक्रेटिज्म देखेंगे हम इसमें, एंड इंस्पायर फोक ट्रेडिशंस, और म्यूजिक एंड आर्ट के बारे में बात करेंगे। और एक और चीज़ पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पर कि दीज ऑल सूफी सेंट्स ऑल्सो दे टॉक्ड अबाउट सती, abolition of sati and untouchability, but although they couldn't became successful into this because they were unable, like यहाँ पे they were unable to what you can say they failed because they were unable to reach masses। ठीक है, तो भक्ति लिटरेचर किस तरह से बताया कि कल्चरल डिवोशन है, कल्चरल रिवॉल्यूशन है, यूनाइटिंग डाइवर्स कम्युनिटीज़ को लेकर आया, पेविंग द इंडियन रेनेसा। कहाँ पे हमने देखने को मिला इंडियन रेनेसा, कहाँ देखने को मिला, बंगाल में। ठीक है, वो सब ठीक है। इवन यहाँ पे रविंद्र दिस दादा भाई नौरोजी, ही वॉज ऑल्सो, तो उनको भी डाल सकते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को डालेंगे। ठीक है, नॉट दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या है, अब आपके पास में कंटेंट है, आप
इसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, PYQ निकालो, PYQ निकाल के उसको क्या है अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करो, और लिख पाते हो तो मतलब कि हमने बहुत सही पढ़ा है। इतना ही चाहिए हमें, ठीक है। दैट्स व्हाट, these all are PYQ only, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, होप यू आर स्टडिंग वेल। See you soon in the next lecture. Bye bye. Take care. Stay positive by the way, because positive रहोगे तभी आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे. Stay positive. That's it.